Welcome to Immunology. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 61 है। प्रीवियस चैप्टर जो हमने पढ़ा था उसमें हमने चैप्टर नंबर 60 में हमने टी सेल्स के बारे में बात की थी। कौन से टी सेल्स, दो टाइप्स ऑफ टी सेल्स के बारे में बात की थी, CD4 और CD8। जो CD4 था उसमें हमने डिफरेंट उसकी 4 टाइप्स पढ़ी थी। उसमें हमने टी हेल्पर की बात की थी, जिसको हम एफेक्टर भी कहते थे। उसमें हमने एक टाइप 3 टाइप्स पढ़ी थी, टी हेल्पर 1, 2 एंड 17। उसके बाद इसकी दूसरी टाइप थी जिसमें हमने टी फॉलिक्यूलर हेल्पर सेल की बात की थी। हमने वहाँ से ही अपने बी सेल्स की एक्टिवेशन के बारे में बात करना शुरू कर दी थी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपनी स्टोरी पे, जो हमारी इम्यूनो की चैप्टर मेरे ख्याल से स्टार्ट से ही हम लोग ये स्टोरी पढ़ते आ रहे हैं। और वो स्टोरी क्या है पहले वो देखते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। हमने जब से इम्यूनोलॉजी स्टार्ट की, हम ये स्टोरी रीड आउट कर रहे हैं। डेंड्रिटिक सेल आया, उसने एंटीजन को फेगोसाइटोस किया, एंटीजन की प्रेजेंटेशन की, टी सेल्स के पास गया। फिर हमने प्रीवियस चैप्टर में टी सेल्स की एक्टिवेशन की बात की कि उसको 2 सिग्नल की ज़रूरत होती है, एक सिग्नल 1 और सिग्नल 2 की। फिर हमने उसमें 2 टाइप्स पढ़ी थी, CD4 पॉजिटिव टी सेल्स, CD8 पॉजिटिव टी सेल्स। हमने कहा डेंड्रिटिक सेल जब भागता हुआ आता है तो वो पहले CD4 पॉजिटिव टी सेल्स को एक्टिवेट करेगा और CD4 पॉजिटिव टी सेल्स अपने किसी भी टाइप में ना कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर उसने बी सेल्स को एक्टिवेट करना है तो वो टी फॉलिक्यूलर हेल्पर सेल में कन्वर्ट होगा और बी सेल की एक्टिवेशन होगी। जो ये वाला हमारा चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 61, उसमें हम सिर्फ बी सेल्स की एक्टिवेशन के बारे में बात करेंगे और एंटीबॉडीज़ के बारे में बात करेंगे कि ये कैसे क्लास स्विचिंग करता है। हम इसकी फंक्शन की बात करेंगे। हमने टी सेल्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमने टी फॉलिक्यूलर हेल्पर सेल से बात की थी और हमने ये कहा था कि टी फॉलिक्यूलर हेल्पर सेल बी सेल जोन में जाके रुक जाता है और वहाँ इसके पास बी सेल्स वाला ही रिसेप्टर है जिसको हमने कहा था CXCR5। वैसे टी सेल्स के तमाम सेल्स में CCR7 होता है, लेकिन जो बी सेल्स होते हैं क्योंकि उनके पास CXCR5 होता है तो टी फॉलिक्यूलर हेल्पर सेल भी अपने अंदर एडवांसमेंट लाता है और टी अपने अंदर ये वाला रिसेप्टर ले आता है। ये प्रीवियस चैप्टर तक बात थी, इधर तक तो हम लोग बहुत ज़्यादा श्योर हैं। उसके अलावा इस चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे बी सेल की एक्टिवेशन के बारे में। तो स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम लोग, जैसे हमने टी सेल्स के बारे में बात किया था कि वो कहाँ कहाँ रहते हैं, कहाँ कहाँ रिजाइड करते हैं, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में जहाँ जहाँ रहते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट ले लेते हैं अपना टी सेल बी सेल के बारे में। हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि बोन मैरो में इसकी फॉर्मेशन होती है और इसकी मैचुरेशन भी बोन मैरो में होगी। इसकी फॉर्मेशन भी इसी में है और मैचुरेशन भी है इसी में। ये तो हम लोग मतलब ऐसे समझो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद ये सेकेंडरी लिम्फॉइड टिश्यूज़ में चला जाएगा और वहाँ जाकर रिजाइड करेगा। अब सेकेंडरी लिम्फॉइड टिश्यूज़ कौन से हैं, पहले तो ये बात कर लेते हैं। जैसे हमने टी सेल्स के बारे में पढ़ा था, सेम एग्जैक्टली बी सेल्स के बारे में ये है। हमने टी सेल्स का पढ़ा था कि वो बोन मैरो में बनते हैं और मैच्योर थाइमस ग्लैंड में होते हैं और रहते ये इधर है लिम्फॉइड, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। लेकिन बी सेल्स बनते भी बोन मैरो में है, फॉर्मेशन भी और मैचुरेशन भी यहीं पर होती है। मैचुरेशन में भी 2 इसके टेस्ट होते थे, एक पॉजिटिव सिलेक्शन थी, एक नेगेटिव सिलेक्शन थी। पॉजिटिव सिलेक्शन ये थी जब BCR लग जाता था और नेगेटिव सिलेक्शन ये थी कि इसके सामने सेल्फ एंटीजन रिप्रेजेंट किया जाता था। ओके, फिर ये मैच्योर होके आ जाता था। फिर हमने ये बात कही थी जो बी सेल्स मैच्योर होके आएंगे, बी सेल्स के ऊपर होता है BCR रिसेप्टर होता है जो कि एक्चुअली में IgM एंटीबॉडी है, एक्चुअली में IgM है। ये तो हमारे प्रीवियस चैप्टर तक हमने ये सारी बातें पढ़ ली हैं। इसमें किसी किस्म को कन्फ्यूजन किसी भी बच्चे को नहीं होनी चाहिए, और अगर है भी सही तो पहले प्रीवियस लेक्चर जाके लो। ओके जी, अब हमने कहा था उसके पास BCR रिसेप्टर है और हमने कहा था ये जो बी सेल्स हैं इनके पास एक और रिसेप्टर होता है जिसको कहते हैं CXCR5। जैसे टी सेल्स के पास होता था CCR7 और मैंने इसको 7 आसमानों से याद कराया था। और इसको बी से, ये देखो बी जब लिखते हैं ना उसमें ऐसे 5 बनते हैं ना, ऐसे थोड़ा सा 5, तो ऐसे याद कर लो। तो इसमें होता है CXCR5।
ये रिसेप्टर क्यों होता है, ताकि जो बी फॉलिकल्स हैं, ये पिंक कलर के मैंने आपको पहले भी बताए थे, बी फॉलिकल्स हैं, यहाँ बी सेल्स डिसाइड करते हैं। यहाँ पर ना ये कीमोकाइन रिलीज़ कर रहे होते हैं जो होता है CXCR5, उसकी खुशबू सूंघते 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 बी सेल्स यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पर देखो जैसे जेरी खुशबू सूंघ रहे हैं ना चीज़ की, वैसे ही बी सेल्स ना खुशबू सूंघते सूंघते अपनी जगह पर आ जाते हैं रहने के लिए। अच्छा, ये था लिम्फ नोड। ओके, लिम्फ नोड में रहते हैं, सप्लीन में रहते हैं। अब सप्लीन में मैंने आपको बताया था, एक होता है रेड पल्प जहाँ होता है खून, रेड ब्लड सेल्स आके फिल्टर होता है, एक होता है वाइट पल्प। वाइट पल्प में बी और टी सेल्स रह रहे होते हैं। अच्छा, अब ये जो जगह है ना, इसको पता है तुम लोग कैसे याद करो, वो जो आजकल पूकी स्टाइल नहीं आया हुआ, हम गर्ल्स बड़े ही इस फिल्टर में तस्वीरें भी बना रहे हैं, जिसे रिबन सा होता है, पिंक कलर का रिबन नहीं होता वैसे पूकी स्टाइल, तो ये भी ऐसे ही पड़ा होता है वाइट पल्प। अब ये जो ब्लैक वाला आपको नज़र आ रहा है, जो मैंने ब्लैक से फिल किया हुआ है, ये यहाँ बी सेल्स रहते हैं और यहाँ टी सेल्स रहते हैं। जहाँ बी सेल्स रहते हैं उसको बी सेल फोलिकल कहा जाता है, बी सेल फोलिकल कहा जाता है। ठीक है जी, यहाँ तक हमारी स्टोरी डन हो चुकी थी, मतलब हमने इसकी। और अब एक और थोड़ा सा डिफरेंस है, जो हमारे टी सेल्स हैं वो सप्लीन में रहते थे, लिम्फ नोड्स में, और माल्ट में रहते थे। माल्ट क्या था, म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, जो कि हमारे GIT के साथ होते हैं। मतलब GIT के साथ ना कुछ ऐसे लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं जहाँ जो है ना टी सेल्स रह रहे होते हैं। सेम एग्जैक्टली हमारे पास जो बी सेल्स हैं ना, वो माल्ट की जगह किस जगह रह रहे होते हैं, गाल्ट में रह रहे होते हैं। गाल्ट क्या होता है, गट एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, जिसमें पेयर्स पैचेस में रह रहे होते हैं, पेयर्स पैचेस में रह रहे होते हैं। अच्छा जी, अब बुक से रीड आउट कर लेते हैं इसकी जगहों के बारे में, और हमें ऑलरेडी बहुत सारी बातें पता हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम आ जाते हैं इसके इंट्रोडक्शन पे। हमें ये पता है कि बी सेल्स दो इंपॉर्टेंट फंक्शन रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले तो वो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, दूसरा ये जब बी सेल्स ना किसी भी एंटीजन को मार लेते हैं तो वो बी सेल मेमोरी सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे टी सेल्स का हमने पढ़ा था ना, वो मेमोरी सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं ताकि सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकें। एक तो ये बात, दूसरी ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ वाली बात है, ये मैं आपको चैप्टर के लास्ट में बताऊंगी, इसलिए परेशान नहीं होना। यहाँ तक तो हम डन हो चुके हैं। उसके बाद हमने ये कहा कि जो हमारे ये हमने ये सारी बातें कर चुके हैं। कॉमन लिम्फाइड प्रोजेनेटर से बी सेल्स बन रहे होते हैं, ये तो पहली वाली बातें हैं कि ये देखो हमारा जो है ना हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स में एक लिम्फाइड प्रोजेनेटर होता है, एक माइलॉइड प्रोजेनेटर होता है, ये हम तो पहले ही पढ़ चुके हैं। माइलॉइड प्रोजेनेटर होता है, तो बी और टी सेल्स दोनों लिम्फाइड प्रोजेनेटर से बनते हैं। सबसे पहले प्री बी सेल्स बनते हैं। प्री बी सेल्स इमेच्योर बी सेल्स होते हैं जिसके पास BCR रिसेप्टर नहीं होता। फिर ये मेच्योर जो है ना, जब ये निकलते हैं ना बोन मैरो से, तो ये मेच्योर नाइव बी सेल्स होते हैं जिनकी सरफेस पे BCR रिसेप्टर होता है। BCR रिसेप्टर बेसिकली IgM एंटीबॉडी होती है। उसके बाद ये चले जाते हैं लिम्फॉइड, सेकेंडरी लिम्फॉइड टिश्यू में, वो भी कहाँ पर, अपने जोन में, बी सेल जोन में, जिसको हम बी फॉलिकल भी कह रहे होते हैं। वहाँ जाते हैं, वहाँ रहते हैं और वहाँ अपना काम करते हैं। यही हमने सारा कुछ पढ़ना है इस चैप्टर में। अच्छा, यहाँ तक तो हम बहुत ज़्यादा हमें ये भी पता है, BCR रिसेप्टर के बारे में भी हमें पता है, सब कुछ पढ़ के आए हैं हम लोग। अब बी सेल की एक्टिवेशन के अलावा इन्होंने ये बात की, बी सेल्स कॉन्स्टिट्यूट 30% ऑफ सर्कुलेटिंग, मतलब जो बी सेल्स है ना वो 30% ब्लड में सर्कुलेट, लिम्फ नोड्स में, लिम्फ ब्लड में तो नहीं, लिम्फ्स में सर्कुलेट कर रहे होते हैं। अच्छा, इन लिम्फ नोड्स में ये फॉलिकल्स में रहते हैं, ऑलरेडी हमें पता है। ये जहाँ बी सेल्स रहते हैं उनको बी सेल जोन और फॉलिकल्स कहते हैं, या बी सेल फॉलिकल भी कहते हैं। और वहाँ सप्लीन में ये वाइट पल्प में रहते हैं, और लिम्फॉइड टिश्यू में गाल्ट में रहते हैं, पेयर्स पैचेस ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उसके अलावा सप्लीन में रहते हैं, गाल्ट में रहते हैं, और लिम्फ नोड्स में रहते हैं। लिम्फ नोड्स में भी बी सेल फॉलिकल के अंदर रहते हैं। मतलब 3 जगहें हैं, एक सप्लीन है, दूसरी हमारे पास गाल्ट है, वो भी पेयर्स पैचेस, और बी सेल। और ये रिसेप्टर हमें पता है इनके ऊपर क्या होता है, CXCR5 होता है।
अच्छा, ताकि यहाँ कर रह जाए। और टी फॉलिकुलर हेल्पर सेल के पास भी CXCR5 होते हैं। यहाँ तक जितना भी पढ़ा है ऐसा समझो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं बातें, और ये हम प्रीवियस चैप्टर्स को रिवाइज कर रहे थे, उसकी रिवीजन कर रहे थे। असल जो हमारी आ रही है ना वो बी सेल एक्टिवेशन है, जो कि हमने जैसे हमने टी सेल की एक्टिवेशन पढ़ी थी, बी सेल की भी हम ऐसे पढ़ेंगे। ओके, हमने, अगर आप सबको याद है तो हमने बी सेल की एक्टिवेशन, सॉरी टी सेल की एक्टिवेशन जब पढ़ी थी तो वो ये थी, सिग्नल 1 के बारे में पढ़ा था, सिग्नल 2 के बारे में पढ़ा था। सिग्नल 1 में हमने कहा था कि डेंड्रिटिक सेल्स आके टी सेल्स को एक्टिवेट कर रहे होते हैं। हमारी स्टोरी ये थी और हम इस स्टोरी को ही आगे लेकर चले थे कि डेंड्रिटिक सेल भागते भागते जाकर CD4 पॉजिटिव टी सेल्स को पहले एक्टिवेट करेंगे। उनको टी सेल्स ऐसे एक्टिवेट नहीं होंगे, उनको सिग्नल 1 भी चाहिए होगा, सिग्नल 2 भी चाहिए होगा। फिर टी सेल्स जाएंगे बी सेल्स के पास, उसको एक्टिवेट करेंगे, उसको सिग्नल 1 भी चाहिए और इसको भी सिग्नल 2 चाहिए, फिर वो एंटीबॉडीज बनाएगा। ये थी हमारी स्टोरी। लेकिन अब हमारी स्टोरी में एक ट्विस्ट आने वाला है। वो ट्विस्ट क्या है? वो बहुत ही मज़े का है और थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, तो ज़रा कान खोल के सारे बच्चे सुनना। लेकिन बहुत मज़े का है, बहुत मज़ा आने वाला है सबको पढ़ने में ना। आप लोगों की ये क्या मज़े की स्टोरी है, इम्यूनोलॉजी। अल्लाह ताला ने क्या ही स्टोरी हमारे अंदर डाल दी है। ओके, हमने कहा था टी सेल्स में 2 सिग्नल होते हैं, सिग्नल 1 और सिग्नल 2। ऑलरेडी हमें पता है सिग्नल 1 को हम प्राइमिंग कहते हैं, सिग्नल 2 को को स्टिमुलेशन कहते हैं। सेम एग्जैक्टली जब बी सेल्स की मैं एक्टिवेशन पढ़ाऊंगी, अभी पढ़ानी है मैंने, अभी सिग्नल 1 भी होगा उसमें, सिग्नल 2 भी होगा। सिग्नल 1 को प्राइमिंग कहेंगे, सिग्नल 2 को को स्टिमुलेशन कहेंगे। को स्टिमुलेशन बेसिकली है कन्फर्म कर देता है कि हाँ बेटा एंटीजन आया, तू एक्टिवेट हो जा, ठीक है, ये चीज़ थी। ये हमारे पास यहाँ तक स्टोरी थी। अच्छा, अब कहानी में क्या ट्विस्ट आने वाला है पहले तो वो सुन लो, फिर हम आगे चलेंगे। अब ट्विस्ट क्या है कहानी में? मैंने अब तक जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए उसमें मैंने यही बात की कि टी सेल्स ही बी सेल्स को आके एक्टिवेट कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ एक ट्विस्ट आना है। वो ट्विस्ट क्या है मैं सोच रही हूँ मैं यहीं पर बता दूँ, इसी के पेज के पीछे। अच्छा, अब टी सेल्स ने, बेशक टी सेल्स बी सेल को एक्टिवेट करेंगे, ये बात सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। और कौन से टी सेल्स? वो भी टी फॉलिक्यूलर हेल्पर सेल्स। टी फॉलिक्यूलर हेल्पर सेल्स जो कि अपने अंदर चेंजिंग करके CXCR5 लगा देते हैं, ठीक है। और वो जहाँ पर ये हमारा लिम्फ नोड होता है, बल्कि ऐसे बनाया था मैंने, रुक जाओ दिखा देती हूँ, 1 मिनट, कहाँ गया लिम्फ नोड, वेयर आर यू, यस दिस वन। मैंने ये कहा था कि यहाँ पर ये जो खाली वाइट जगह नज़र आती है, यहाँ पर आके रुक जाते हैं टी फॉलिक्यूलर हेल्पर सेल्स, और यहाँ पर अंदर होते हैं बी सेल्स। बी सेल फॉलिकल में बी सेल्स होते हैं, ये इसको एक्टिवेट करने के लिए आते हैं। ये बात सच है, ऐसे इसमें कोई झूठ नहीं है, ठीक है। अब बी सेल्स, अब 2 चीज़ें आएंगी। बी सेल ना सिग्नल 1 टी सेल से नहीं लेगा किसी भी हालत में। इसका जो सिग्नल 1 है ना, वो क्या होने वाला है, उसमें एक मज़े की चीज़ है, पहले वो सुन लो, फिर हम चलेंगे सिग्नल 2 की तरफ। सिग्नल 2 की तरफ बाद में चलेंगे। अभी हमने सिग्नल 1 को समझना है कि बी सेल के पास सिग्नल 1 कब आएगा कि ये एक्टिवेट होना है तुमने। अब यहाँ पर चलेंगे हम। सबसे पहले मैं थोड़ी सोच रही हूँ बोर्ड पे ही समझा लेती हूँ, पेजेस को मैं ज़ाया नहीं करती, बड़े मुश्किल से मुझे पेजेस मिलते हैं, बिकॉज आई एम वेरी कंजूस पर्सन। यार कंजूस नहीं है, हम स्टूडेंट्स हैं और कंजूस बनना पड़ता है। खैर चलो जी, अब हम चलते हैं अपने वाइट बोर्ड पे, और उसमें हम लोग बी सेल की एक्टिवेशन के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, तो हमने पढ़ा था स्प्लीन का स्ट्रक्चर, और हमें पता है कि स्प्लीन क्या है, बेसिकली ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स है। और हमें पता है इसमें एक रेड पल्प है, रेड को रेड से ही बना लेते हैं, ठीक है। स्प्लीन का स्ट्रक्चर जो होता है, एक रेड पल्प है, ओके, दूसरा वाइट पल्प है, लिसन, दूसरा हमारे पास वाइट पल्प है, ठीक है। अब जो हमारे पास वाइट पल्प है उसमें ही बी और टी सेल्स रह रहे हैं। जो बी सेल्स हैं वो साइड पे रह रहे हैं, सॉरी टी सेल्स साइड पे रह रहे हैं और बी सेल्स सेंटर में रह रहे हैं। जहाँ बी सेल्स रहते हैं उनको हम कहते हैं बी सेल फॉलिकल। ऑलरेडी हमें पता है, हम लोग बहुत श्योर हैं इस बारे में, ठीक है। अब बात सुनो, गौर से सुनो, सिग्नल 1 कहाँ से आता है?
थोड़ा सा आप लोग अगर नोटिस करो हमारा, जो मैं तुम लोगों को स्टिकी नोट दिखा दूँ, कहाँ से, बचपन से ही हम पढ़ के आ रहे हैं। यस दिस, ये स्टिकी नोट मैंने आपको जब दिखाया था एपीसीज में, कब कराया था, एपीसीज, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। मैंने कहा था एक डेंड्रिटिक सेल्स होता है जिसके पास MHC2 है, एक मैक्रोफेज है जिसके पास MHC2 है। सेम एग्जैक्टली मैंने जब बी सेल्स का पढ़ाया था, मैंने कहा था टी सेल्स नहीं, बी सेल्स क्या करते हैं, शो ऑफ करते हैं, इनके पास भी MHC2 है। MHC2 मैंने वैसे येलो से लिखा हुआ है, मैं सोच रही हूँ आज पिंक से लिख लेती हूँ ताकि थोड़ा नज़र तो आए। इसके पास भी MHC2 है और इस पर ये क्या करते हैं, ये शो ऑफ करते हैं कि भाई हमने एंटीजन पकड़ लिया। मैंने कहा था आप लोग ना एक काम करना, ऐसे एपीसीज का अलग से ये बना लेना, ये 3 एपीसीज हैं, ये बड़ा मज़ा आएगा आपको ऐसे पढ़ने में, ठीक है। तो अब हमें पता है कि सबसे पहले होगा क्या, यहाँ से ना स्प्लीन से ना ब्लड गुजर रहा है, यहाँ से ब्लड, क्योंकि ब्लड वेसल्स तो हमारी पूरी बॉडी में है ना, यहाँ से ब्लड गुजरे जा रहा है। अब जो हमारे जो बी सेल फॉलिकल है वहाँ पड़े हैं बी सेल्स, मेच्योर नाइव बी सेल्स। मेच्योर नाइव बी सेल्स पे क्या है, यहाँ पर IgM लगा हुआ होता है जिसको हम कहते हैं BCR रिसेप्टर, ठीक है, IgM प्रोटीन। अब ना ये ऐसे पड़ी हुई है, ये अभी नाइव है, मेच्योर नाइव बी सेल्स, ठीक है, BCR, ये बी सेल फॉलिकल के अंदर पड़े हुए हैं। अब ना जब ब्लड इसके अंदर से गुजरता है, ये ब्लड में देखता है कि यहाँ पर ना ब्लड के अंदर देखेगा यहाँ पर ना कोई एंटीजन आया है, वो एंटीजन IgM पकड़ लेगा अपने अंदर। तो अब सुनो, सिग्नल 1 क्या है, बेसिकली बी सेल खुद पकड़ है एंटीजन। सिग्नल 1 है कि BCR का अटैच होना विद एंटीजन, दैट इज द सिग्नल 1। ये सिग्नल 1 है कि बी सेल एंटीजन आया है, तू तो एक्टिवेट हो जा। सिग्नल 2 की अभी बात नहीं की गई, अभी मैं सिर्फ सिग्नल 1 पे हूँ। अच्छा, अब आप लोग थोड़ा सा कंपेयर करके पढ़ोगे तो बहुत आसान हो जाएगा तुम लोगों के लिए। मैं तुम लोगों को कंपेयर करके ही पढ़ाऊंगी ताकि तुम लोग की इम्यूनो बहुत स्ट्रांग हो जाए। अब जब मैंने आपको टी सेल्स की सिग्नल 1 और सिग्नल 2 पढ़ाया, रुको ब्लर क्यों है ये, एक तो पेज मेरा ऐसे लग रहा है जैसे कैमरा ब्लर हो। तो अब सीन क्या है, सीन ये है कि हमारे पास जो सिग्नल 1 आया था ना टी सेल्स के पास, सिग्नल 1 वो था TCR का कॉग्नेट पेप्टाइड। इसके पास सिर्फ एंटीजन आता था पेप्टाइड वाला, मतलब प्रोटीन वाला कोई आ सकता है, ना कार्बोहाइड्रेट को ये रिकॉग्नाइज कर सकता है टी सेल, ना हमारे पास लिपिड्स को, किसी चीज़ को भी नहीं कर सकता सवाए पेप्टाइड के, इसलिए वहाँ वर्ड लिखा गया था एंटीजन की जगह कॉग्नेट पेप्टाइड। अच्छा, अब आप लोग डिफरेंस नोट करो, TCR प्लस कॉग्नेट पेप्टाइड प्लस MHC, ये था हमारे पास सिग्नल 1, और उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए लाफा 1 था, ICAM 1 था, वो अलग चीज़ें। हम सिर्फ मेन सिग्नल 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अब हमने जो बी सेल्स में सिग्नल पढ़ा, हमने ये कहा बी सेल खुद एंटीजन को पकड़ेगा, उसके पास MHC नहीं आया, वो खुद एंटीजन को पकड़ा है। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कौन से एंटीजन को पकड़ेगा, क्या ये पेप्टाइड को पकड़ेगा या किसी और को भी पकड़ सकता है। तो यहाँ पर याद रखना जो हमारे बी सेल्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट वाले एंटीजन्स को भी पकड़ सकते हैं, वो लिपिड वाले एंटीजन को भी पकड़ सकते हैं, वो प्रोटीन वाले पेप्टाइड को भी पकड़ सकते हैं, वो हर टाइप के एंटीजन को खुद पकड़ सकते हैं। लेकिन जब टी सेल्स सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड वाले एंटीजन के नतीजे में ही एक्टिवेट होता था, या ये बात याद रखना। और UHS का मोस्ट फेवरेट MCQ समझ लो ये बात। अब तुम लोग को ये समझ आ गया कि ब्लड स्प्लीन से गुजर रहा है, बी सेल्स फॉलिकल में बी सेल पड़े हैं, उनके पास IgM है, वो मेच्योर नाइव बी सेल है, उन्होंने खुद एंटीजन को पकड़ा, दैट इज कॉल्ड द सिग्नल 1। अगर इस बी सेल को सिग्नल 2 नहीं मिलेगा, अगर सिग्नल 2 नहीं मिलेगा तो इसको एनर्जी कर दिया जाएगा, इसको अपोप्टोस कर दिया जाएगा। ये हमने टी सेल की बारी में भी ये बात पढ़ी थी कि अगर सिग्नल 2 नहीं मिलेगा, जो कि कन्फर्मेटिव सिग्नल है जिसको हम को स्टिमुलेशन कहते हैं, तो सिग्नल 1 को ज़ाया कर दिया जाएगा कि भाई नहीं हो एक्टिवेट। ये बात हम बहुत क्लियर हैं, टी सेल में ये बातें पढ़ के आ चुके हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं थोड़ा सा बुक से। अच्छा, इसमें एक और ट्विस्ट भी है, मैं भी बता देती हूँ वो भी। अब मज़े की चीज़ क्या है, अब सिग्नल 1 में ना 2 टाइप्स के आ रहे हैं, एक तो बात ये है, ठीक है।
सिग्नल 1 में 2 टाइप्स के आ रहे हैं, या इसको स्ट्रॉन्ग सिग्नल भी मिल सकता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सिग्नल क्या है वो भी बताती हूँ, इसको वीक सिग्नल भी मिल सकता है। 2 टाइप्स ऑफ सिग्नल है सिग्नल 1 में भी। अब इस बात का क्या मतलब हुआ कि भाई एक तो ये एंटीजन खुद पकड़ रहा है और उसमें स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है। अब स्ट्रॉन्ग से क्या मुराद है और वीक से क्या मुराद है, अब मैं तुम लोगों को मज़े की बात बताती हूँ। फॉर एग्जांपल ये ना खुद से इसने पकड़ा कार्बोहाइड्रेट का सिर्फ इतना सा टुकड़ा, और वो हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये इनको पता है ना ये वाला कार्बोहाइड्रेट हम इंसानों की बॉडी का पार्ट नहीं है, तो ये बाहर से आया है, फॉरेन एन है, ठीक है, फॉरेन एन है। अगर इसको ना वीक सिग्नल मिलेगा, इतना सा इत्तू सा, जैसे वो कहते नहीं है अपने पेरेंट्स को, मम्मा मम्मा जी मुझे इत्तू सा खाना दे दे, मतलब बच्चे कहते हैं मोस्टली, या इत्तू से पैसे दे दें, तो सेम एग्जैक्टली इसके साथ भी ही हो रहा है। अगर इसको इत्तू सा एंटीजन मिला ना तो ये बहुत वीक सिग्नल है। इस चीज़ के लिए जब वीक सिग्नल आएगा ना तो इसको टी सेल की हेल्प की ज़रूरत है। बात सुनो, जब इसके पास वीक सिग्नल आएगा तो इसको टी सेल की हेल्प की ज़रूरत है। लेकिन अगर इसके पास स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग से क्या मुराद, मैं तुम लोगों को मज़े की बात बताती हूँ। जिस बच्चे ने माइक्रो पढ़ी लिया है, रुक जाओ मैं पहले इसको रिमूव कर दूँ, मुझे बड़ी खार आ रही है, इसको हटा देते हैं, स्प्लीन को सिर्फ यहाँ तक रहते हैं, सिग्नल 1 की बात करते हैं। अच्छा, वैसे लिखने की सारी बातें ज़रूरत नहीं है, बुक में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। अच्छा, अगर इसके पास एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल आया, स्ट्रॉन्ग सिग्नल से क्या मुराद है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ना हमने पढ़ा था स्टैफ और स्ट्रैप पढ़ा था, स्ट्रैप नेम्यूनाइड में पढ़ते थे हम लोग के, उसके पास क्या होता है, कैप्सूल होता है, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया आते हैं ना, तो वो किस चीज़, मोस्टली कैप्सूल जो होते हैं वो पॉलीसेकेराइड के बने हुए होते हैं, हमें पता है। अब वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट। अब ये कार्बोहाइड्रेट को अब मुझे एक बात बताओ, फॉर एग्जांपल एक मज़े की बात है, मैं तुम लोग से एक क्वेश्चन अराइज करती हूँ, तुम लोगों को ऐसे प्रीवियस चैप्टर में भी ये बात सोचनी चाहिए थी। हम जो बार बार ये बात कर रहे थे, ये हमारा जो टी सेल है, जब हम CD4 पॉजिटिव टी सेल्स के बारे में बात करते थे, CD4 पॉजिटिव टी सेल्स के पास क्या होता था, TCR होता था, और TCR को एक्टिवेट करने के लिए आता था डेंड्रिटिक सेल, रुक जाओ दिखा दूँ, डेंड्रिटिक सेल आता था और उसके पास लगी हुई होती थी MHC2 लेकर आता था डेंड्रिटिक सेल DC, और वो सिर्फ कॉग्नेट पेप्टाइड दिखाता था, मतलब सिर्फ पेप्टाइड वाले जो है ना उसको दिखाता था, सिर्फ पेप्टाइड वाले। अगर फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में एक कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है तो उनको मारने के लिए कौन आएगा, टी सेल्स तो हेल्प नहीं कर सकते, टी सेल्स तो सिर्फ पेप्टाइड वालों के लिए करते हैं, ये बात है। अब यहीं से कहानी स्टार्ट हो रही है, जो मैंने कहा था कहानी में ट्विस्ट आया है। सिग्नल 1 ही ट्विस्ट है बी सेल का, ठीक है। अब ट्विस्ट ये है कि अगर हमारी बॉडी में स्ट्रैप नेम्यूनाई आ गया और उसके ऊपर कैप्सूल लगा हुआ है, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है, ठीक है, ये क्या है, ये बैक्टीरिया है और ये कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है। अब कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया का मोस्टली क्या होता है कि वो बना हुआ होता है पॉलीसेकेराइड का, कैप्सूल बना हुआ होता है पॉलीसेकेराइड का। अच्छा, अब ना जैसे ही ब्लड गुजर रहा होगा ना स्प्लीन से, तो बी सेल खुद ब खुद इस पॉलीसेकेराइड को पकड़ेगा। क्या करेगा, इस पॉलीसेकेराइड को पकड़ेगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है, ये एक बहुत बड़ा पॉलीसेकेराइड है। अब वो पॉलीसेकेराइड कैसा होगा, इतना बड़ा सा है, ये देखो इतना बड़ा पॉलीसेकेराइड ये खुद पकड़ेगा अपनी एंटीजन IgM के साथ, इस पॉलीसेकेराइड को पकड़ेगा। इसका मतलब बी सेल के पास इस टाइम स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ गया। अब इसको टी सेल्स की ज़रूरत नहीं है, ये खुद एक्टिवेट होगा। स्ट्रॉन्ग सिग्नल जब आएगा ना इसके पास, इतना बड़ा सिग्नल, स्ट्रॉन्ग सिग्नल, तो इसको टी सेल की ज़रूरत नहीं है एक्टिवेट करने के लिए, खुद जल्दी से एक्टिवेट होगा। अब ये टी सेल्स का इंतज़ार ही नहीं कर सकता और टी सेल हेल्प भी नहीं कर सकता, क्योंकि पॉलीसेकेराइड है, ये खुद एक्टिवेट होगा और जल्दी से एंटीबॉडीज़ बनाएगा। ट्विस्ट है कहानी में ये बात। अच्छा, अब ना हम लोग फिर से चलते हैं अपनी बुक की तरफ और मैं तुम लोगों को दोबारा से डिटेल में ये दोबारा बात बताती हूँ। अच्छा, अगर आप लोग इस डायग्राम को समझ लेते हो ना तो आपको सारी बात समझ आ जाएगी बुक में क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले ना हम सिग्नल 1 को रीड आउट करते हैं कि अभी हमने सिग्नल 1 पढ़ा, तो अब उसको पढ़े तो सही आखिर उसमें क्या लिखा हुआ है।
तो अब सिग्नल 1 में क्या है, सिग्नल 1 इज़ द बाइंडिंग ऑफ एंटीजन टू BCR। मैंने यही बात की, मैंने कहा जो बी सेल है, मेच्योर नाइव बी सेल, जो कि बी सेल फॉलिकल में पड़ा हुआ है, वो खुद एंटीजन को पकड़ेगा। अब वो किस टाइप का एंटीजन है वो डिपेंड कर रहा है, ठीक है, वो खुद एंटीजन को पड़ेगा। ये सिग्नल 1 है। अब मैं तुम लोगों को एक मज़े की बात बताती हूँ, अगर आप लोग ना खुद के लिए कुछ हेल्प करना चाह रहे हो ना, तो जब आपने सिग्नल 1 मैंने आपको बताया था टी सेल्स का, तो उसके साथ ही आप लोग लिखो सिग्नल 1, मतलब कंपेयर करके पढ़ो थोड़ा सा। मैं कंपेयरिंग भी आपको साथ साथ दिखा रही हूँ। जब हमने सिग्नल 1 टी सेल्स का पढ़ा था ना, आप लोग इधर बनाओ, एक स्टिकी नोट्स पे ही बना लो यार, कुछ नहीं होता। सिग्नल 1 वहाँ लिखो BCR प्लस एंटीजन। अब मैं तुम लोगों को दिखाऊँ, मैंने अब ये वाला तो बड़ा सा मैंने बनाया था ना, लेकिन मैंने आप लोगों की आसानी के लिए स्टिकी नोट पे भी लिखा हुआ है, यस दिस वन। अब देखो यहाँ पर हमने सिग्नल 1 जो प्राइमिंग था टी सेल्स का लिखा था ना, अब मैं अगली इसकी पीछे वाली साइड पे मैं बी सेल्स का सिग्नल 1 लिख रही हूँ, ठीक है। अब तुम लोग ये देखो, ये क्या है हमारे पास सिग्नल 1 जिसको हम प्राइमिंग भी कहते हैं, ठीक है, ये बी सेल का मैं लिख रही हूँ। अब इसमें क्या हो रहा है कि BCR का खुद एंटीजन के साथ अटैच हो जाना, ये हमारे पास था सिग्नल 1। अब सिग्नल 1 भी स्ट्रॉन्ग भी है और वीक भी है, ठीक है। सिग्नल 1 वीक होगा तो क्या होगा, और अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या होगा, ये चीज़ डिपेंड कर रही है। अब मैंने वीक के बारे में आपको बता दिया, इत्तू सा अगर आ गया तो उसके लिए टी सेल्स की हेल्प की ज़रूरत है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग आया है, फॉर एग्जांपल किसी बैक्टीरिया के कैप्सूल आ चुका है जो कि पॉलीसेक्राइड है, बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ रहा है, तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग आज पढ़ेंगे। सिग्नल 2 में ना डिफरेंस है इनका, ठीक है। यहाँ तक तो हम ठीक है, हम डन हो गए। अब ये देख लो कि यहाँ पर मैंने वीक सिग्नल के बारे में बताया हुआ इतना सा, और क्रॉस सिग्नल के बारे में बताया कि वो बहुत सारी इसकी IgM से अटैच हो रहा है और वो क्रॉस लिंकिंग करा रहा है, और वो मल्टीमर जिसको हम कहते हैं। यहाँ तक हम बहुत क्लियर हैं। और अब हम लोगों ने ये बुक की लाइन भी पढ़ ली है। अच्छा, अब वो कहते हैं कि देखो यहाँ पर उन्होंने लिखा है द मोर BCRs दैट आर क्रॉस लिंक बाय एंटीजन द स्ट्रॉन्गर द सिग्नल विल बी। स्ट्रॉन्गर हो जाएगा सिग्नल, कब स्ट्रॉन्ग होगा, देखो ये लाइन है, कब स्ट्रॉन्ग होगा, जब जो एंटीजन है, फॉर एग्जांपल ये पॉलीसेक्राइड है बड़ा सा, तो ये आपस में क्रॉस लिंक करें। देखो IgM सिर्फ एक IgM पे अटैच नहीं हो रहा, ये बहुत सारे IgM इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, ये वीक सिग्नल है, तो ये वही लाइन है कि आपस में क्रॉस लिंक हो गए हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सिग्नल 2 पर। सिग्नल 2 ही एक तो मज़े की बात है। अच्छा, अगर सिग्नल 2 इसको नहीं मिलता फॉर एग्जांपल, तो इसको एनर्जिक कर दिया जाएगा और अपोप्टोसिस हो जाएगी। ये बात हमने टी सेल्स में भी पढ़ा हुआ था, इसको नॉट एक्टिवेटेड व्हेन सिग्नल 2 इज़ नॉट प्रेजेंट। अगर इसको सिग्नल 2 नहीं मिलता तो इसका सिग्नल 1 ज़ाया कर दिया जाएगा, इसको अपोप्टोसिस हो जाएगी, इसकी एनर्जी हो जाएगी, इसको माजूर कर दिया जाएगा। यहाँ तक हम बहुत क्लियर हैं। अब ट्विस्ट आ रहा है सिग्नल 2 में। सिग्नल 2 में इसको किस चीज़ की ज़रूरत है? अब सिग्नल 2 में दो टाइप्स हैं, एक है टी सेल इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन और एक है टी सेल डिपेंडेंट एक्टिवेशन, ठीक है। और ये UHS का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, एज अ शॉर्ट भी एज अ लॉन्ग भी। तो अब इसको हम पढ़ते हैं और समझते हैं। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि कब हमारे पास सिग्नल 2, जो सिग्नल 2 है वो टी सेल डिपेंडेंट है और कब टी सेल इंडिपेंडेंट है। तो रिमेंबर वन थिंग, सिग्नल 1 पे डिपेंड करता है। अगर सिग्नल 1 वीक है तो सिग्नल 2 जो है वो टी सेल डिपेंडेंट है, मतलब टी सेल पे डिपेंड करना है। टी सेल आके उसको एक्टिवेट करेगा, बी सेल को सिग्नल 2 देगा। अगर सिग्नल स्ट्रॉन्ग है, सिग्नल 1 स्ट्रॉन्ग है, तो वो टी सेल इंडिपेंडेंट है, उसको वो टी सेल का इंतज़ार नहीं करेगा कि वो आके मुझे एक्टिवेट करे, वो खुद ब खुद एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देगा। वो सेकंड सिग्नल कहीं और से ले लेगा, वो कहाँ से लेगा वो आगे बात करते हैं। तो बस इतनी सी बात है कि इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये हम बात कर रहे हैं किसकी, सिग्नल 2 की। वेयर इज़ माई मार्कर, सिग्नल 2, ओके।
ये हो गया सिग्नल 2। अभी हम डिटेल में नहीं गए सिग्नल 2 क्या है कैसे है, सिर्फ इतनी बात हुई कि जो बी सेल है उसमें 2 सिग्नल होते हैं, सिग्नल 1 और सिग्नल 2। जो सिग्नल 1 होता है वो BCR का अटैच हो जाना एंटीजन से। अब एंटीजन अगर वीक है, छोटा सा है, तो वो वीक सिग्नल होगा, और अगर एंटीजन बहुत बड़ा है जैसे कैप्सूल आ गया किसी भी बैक्टीरिया का, तो स्ट्रॉन्ग सिग्नल है और वो टी सेल का वेट नहीं करेगा, वो खुद से सेकेंड सिग्नल कहीं और से लेकर फॉरेन एंटीबॉडीज़ बना लेगा। सिंपल इज़ दैट। लेकिन अगर बहुत छोटा है ना, हम सबसे पहले ना टी सेल डिपेंडेंट, मैं आपको बाद में बताऊंगी, खैर अगर वो बहुत छोटा है तो वो टी सेल पे डिपेंड है, वो टी फॉलिकुलर हेल्पर सेल आके उसकी हेल्प करेगा उसको एक्टिवेट होने में। ये है हमारे पास स्टोरी, ये हमारे पास है एक मेन कंसेप्ट जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको कुछ नहीं समझ आता हम पेपर में क्या लिखें, शॉर्ट क्वेश्चन में क्या लिखें और MCQs में क्या लिखें, और वाइवा के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल इज़ दैट। अब हमारी बुक ने यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब यहाँ से टी सेल इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन पहले बताई दी है कि टी सेल इंडिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ गया, सिग्नल 1 स्ट्रॉन्ग है और कैप्सूल आ गया, तो फ़ौरन बी सेल एक्टिवेट होगा और एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू करेगा। अब है तो टी सेल इंडिपेंडेंट, लेकिन उसको सिग्नल 2 तो चाहिए। अब सिग्नल 2 कौन सा है इसमें, टी सेल आके इसको एक्टिवेट नहीं करें। अब 3 टाइप के सिग्नल, ये अब ना 1 2 3, इन तीनों में से कोई एक सिग्नल ले सकेगा, मतलब ले लेगा और फ़ौरन एक्टिवेट हो जाएगा और एंटीबॉडीज़ बी सेल बना लेगा। कहानी में ट्विस्ट यहाँ तक आया कि जो हमारे बी सेल है ना, वो खुद से भी एक्टिवेट हो सकते हैं अगर उनके पास सिग्नल 1 एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल आया। लेकिन अगर एक छोटा एंटीजन आया, एक वीक सिग्नल 1 है, तो उसको टी फॉलिकुलर हेल्पर सेल की ज़रूरत पड़ेगी एंटीबॉडीज़ बनाने में। वो कैसे पड़ेगी वो बाद में देखते हैं क्योंकि एक लंबी स्टोरी है। अब यहाँ पर जो इसको अगर फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग सिग्नल आया तो बी सेल सिग्नल 2 पता है कहाँ से लेगा। सिग्नल 2 में ना 3 चीज़ें आ रही हैं, बुक से देखो, रुक जाओ। यस, अब टी सेल इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन है। सिग्नल 2 कहाँ से आ रहा है, ये ना इन्फ्लेमेटरी सोर्सेज से आ रहा है। बी सेल क्या करेगा, पैम्प से और PRR से सिग्नल ले लेगा। मतलब क्या, इस बात की क्या स्टोरी है, उसके पास ना, अब जैसे बी सेल है ना, उसके पास ना हमने जैसे पढ़ा था मैक्रोफेजिस डेंड्रिटिक सेल पे क्या लगे हुए होते हैं, PRRs, और पैथोजन पे क्या होता है, पैम्प लगा होता है, वो पैम्पर पहन के आते हैं। मैंने आपको यहाँ से एग्जांपल दी थी। तो ना ये देखिएगा कि जो कैप्सूल इसने पकड़ा है, जो इसने कैप्सूल पकड़ा है स्ट्रॉन्ग सिग्नल 1, तो ना ये देखिएगा अगर इसमें पैम्प्स लगा हुआ है, ये उसको एज अ सिग्नल 2 ले लेगा और एक्टिवेट हो जाएगा और एंटीबॉडीज़ बना लेगा। इतनी सी बात है। उसके बाद या फिर ये काम करेगा, ब्लड से एक कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर लेगा। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आगे हमने पढ़ना है। कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर ले लेगा C3b, मतलब कि सिग्नल, मैं आप लोगों को स्टोरी सुनाती हूँ, रुक जाओ, कंफ्यूज नहीं होना बस। Where is my page? Yes, this one. Okay. हमने क्या बात की थी कि बेटा जी हमारे पास जो है ना ये सप्लीन है, सप्लीन से ब्लड जा रहा है। अब ब्लड से उसने सिग्नल 1 लिया, फॉर एग्जांपल एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल ले लिया, ठीक है, बी सेल ने एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल ले लिया, कैप्सूल ले लिया, पॉलीसेक्राइड ले लिया। तो ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल 2 क्या करेगा, वो देखेगा इस पर पैम्प लगा हुआ है, इसको एज अ, अगर पैम्प लगा हुआ है तो इसको एज अ सिग्नल 2 ले लेगा। या फिर ये इसको देख सकता है सिग्नल 2 के लिहाज से, या फिर ये किसी ब्लड में कोई कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जा रहा होगा C3b, उसको एज अ सिग्नल 2 ले लेगा। या फिर एज अ वैक्सीन एड्यूजेंट होते हैं, वो हमने ना चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे इम्यूनोलॉजी की, तो वहाँ से सिग्नल 3 ले लेगा। मतलब 3 सिग्नल ले रहा है, तीनों में से कोई एक ले सकता है। पैम्प को देखकर सिग्नल 2 ले सकता है, कॉम्प्लीमेंट को लेकर, या वैक्सीन एडजुवेंट्स को लेकर। तो इतनी सी बात है, इतना कुछ खास नहीं है इसमें। बस ये है कि हमारे पास जो टी सेल की ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि मल्टीवेलेंट एंटीजन आया है। मल्टीवेलेंट मतलब बहुत बड़ा एंटीजन आया है जो कि क्रॉस लिंक कर रहा है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर भी दिखाया था। ये देखें, ये इतना बड़ा एंटीजन आया है जो क्रॉस लिंक कर रहा है, सिग्नल 2 है। इसके लिए टी सेल की ज़रूरत नहीं है, बी सेल खुद एक्टिवेट हो रहे हैं, खुद से एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू करें। लेकिन उस एंटीबॉडीज़ में एक नुकसान है। वो क्या नुकसान है, यहाँ पर तुम लोग को मज़े की चीज़ बता दें। आगे उन्होंने ना स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई का भी बताया हुआ है कि उसमें पॉलीसेक्राइड होता है, और तो वो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। इस वजह से बी सेल की जो सिग्नल 2 है ना, वो टी सेल इंडिपेंडेंट है। ये स्टोरी कहानी सुनाई है जो मैंने आपको बता दिया। अब मेन जो है ना टी सेल डिपेंडेंट एक्टिवेशन, टी सेल पे डिपेंड करता है सिग्नल 2, अगर सिग्नल 1 स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, अब ना उन्होंने कहा है वो जिस
जो एंटीबॉडीज़ अब बी सेल ने बनाई हैं, स्ट्रॉन्ग सिग्नल था और सिग्नल 2 उन्होंने ऐसे नॉर्मली पैम्प को ले लिया या कॉम्प्लीमेंट को ले लिया या एडजुवेंट्स को ले लिया। तो उसमें जो एंटीबॉडीज़ यहाँ पर जो बी सेल एंटीबॉडीज़ बनाएगा ना, वो एक तो शॉर्ट लिव्ड होंगी, मतलब जल्दी ख़त्म हो जाएंगी बॉडी से। हमने वैसे पढ़ा हुआ है कि ये लाइफ टाइम भी रहती हैं, एंटीबॉडीज़ ऐसी भी स्ट्रॉन्ग होती हैं जो लाइफ टाइम भी रहती हैं। एक तो वो शॉर्ट लिव्ड होंगी और लेस स्पेसिफिक होंगी, मतलब इतनी स्पेसिफिक नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी वो मैं आगे बात करती हूँ। एक तो शॉर्ट लिव्ड है ये वाली एंटीबॉडीज़ जो टी सेल के बगैर बन रही हैं, और लेस स्पेसिफिक है, बस इतनी सी बात है। लेकिन अब अगर हमारे पास एक छोटा सा एंटीजन आया है, एक वीक सिग्नल आया है, तो उसके लिए बी सेल सिग्नल 2 लेगा अपने टी सेल से। वो कैसे, अब मैं इसकी स्टोरी सुनाती हूँ, बड़े मज़े की है, बहुत मज़ा आने वाला है आपको, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम लोग ये स्टार्ट से रीड आउट कर रहे हैं। अब तक जितने चैप्टर हैं हमने यही एक्टिवेशन ही पढ़ी। हमने क्या एक्टिवेशन की, इसका मतलब अगर फॉर एग्जांपल जो बी सेल है उसके BCR पे, जो कि IgM होती है, ठीक है, उसके BCR पे हमारे पास एक स्मॉल एंटीजन आ गया फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब अब ना बी सेल यहाँ पड़ा रह जाएगा। इसको सिग्नल 1 तो मिल गया, ये फॉलिकल में पड़ा हुआ है, और फॉलिकल के साथ कौन आता है, टी फॉलिकुलर हेल्पर सेल आता है और आके इसको एक्टिवेट करेगा। इसके पास भी वही एंटीजन है, ये ना अपना एंटीजन लेकर आएगा और आके इसको एक्टिवेट करेगा। सिग्नल 2 अब बी सेल टी फॉलिकुलर हेल्पर सेल से ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ, वो स्टोरी अब हम आगे, मतलब मैं पेज को उलट कर लूँ फिर बताती हूँ। अच्छा, नंबर 1 बात, सिग्नल 1 की बात कर ली कि हमारे पास BCR जो है ना, स्मॉल एंटीजन आया, एक बहुत छोटा सा एंटीजन आया, तो ना अब बी सेल यहाँ पर पड़े हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पर उनका BCR है, उन्होंने क्या लगाया हुआ है, यहाँ पर एंटीजन लगाया हुआ है। अब यहाँ पर टी सेल्स आए, टी सेल्स के ऊपर हमने क्या पढ़ा था, TCR होता है, यार एक मिनट, अच्छा, जो हमारे टी सेल थे हम कहते हैं उसके ऊपर TCR होता है, और वहाँ पर आकर एंटीजन लेकर आया। कौन ले आया, टी फॉलिकुलर हेल्पर सेल ले आया। अब इसने और इसने आपस में दिखाया, और इसने क्या किया, टी फॉलिकुलर हेल्पर सेल ने, यहाँ ये मैंने पिछले चैप्टर में भी ये बात की थी, टी फॉलिकुलर हेल्पर 2 हेल्प करेगा इसकी, एक तो इंटरल्यूकिन 21 देगा और CD40 लाइगेंड दिखाएगा अपने ऊपर, इसके थ्रू हेल्प करेगा। और मैंने ये MCQs भी आपको कराया था, इंटरल्यूकिन 21 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़। अब मैं आपको ये अपने सेकंड कह रही हूँ, इस चैप्टर से 60 चैप्टर से ये बात दिखा देती हूँ कि मैंने आपको कराई थी, और बहुत अच्छे से हमने इस बात को, टी फॉलिकुलर हेल्पर सेल जब हमने रीड आउट किए थे तो हमने ये बात कही थी कि वो इंटरल्यूकिन 21 देता है और दूसरा CD40 लाइगेंड दिखाता है टी फॉलिकुलर हेल्पर सेल्स बी सेल को, और बी सेल पे लगा हुआ होता है CD40 रिसेप्टर, ठीक है। और मैंने ये MCQs भी यहाँ लिखवाया था कि इंटरल्यूकिन 21 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। अब आपको समझ आ गई, यहाँ पर भी हमारे टी फॉलिकुलर हेल्पर सेल दिखाए हुए हैं कि वो इंटरल्यूकिन 21 और इंटरल्यूकिन 4 भी देता है बी सेल्स को, ताकि वो एक्टिवेट हों और क्या दें, एंटीबॉडीज़ बनाएं। तो अब बेसिकली टी सेल डिपेंडेंट एक्टिवेशन कैसे हो रही है, सिग्नल 1 में BCR और एंटीजन, और सिग्नल 2 में अगर स्ट्रॉन्ग एंटीजन था और वो टी सेल इंडिपेंडेंट है तो उसमें प्रो इन्फ्लेमेटरी सिग्नल थे, एक पैम्स था, C3b वैक्सीन, एडजुवेंट्स था, सिंपल इज दैट। टी सेल डिपेंडेंट एक्टिवेशन में टी फॉलिकुलर हेल्पर सेल आया और उसने 2 चीज़ें दी, एक इंटरल्यूकिन 21 दिया, इंटरल्यूकिन 21 के साथ एक और भी देगा, वो मैं आगे बताऊंगी, और साथ में CD40 लाइगेंड दिखाएगा अपनी सरफेस पे, और बी सेल्स के ऊपर लगा हुआ होता है CD40 रिसेप्टर। ये बात याद रखना, जो लाइगेंड्स है ना वो टी सेल्स पे लगे हुए होते हैं, लाइगेंड्स। रिसेप्टर आपके एपीसीज में, एपीसीज क्या होते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में 3 आते हैं, एक डेंड्रिटिक सेल, एक मैक्रोफेजेस और बी सेल्स। तो ये एक आपके लिए हिंट है कि CD40 रिसेप्टर बी सेल पे होगा और ये आपस में अटैच होंगे और बी सेल एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब इसको सिग्नल 2 मिल जाएगा और ये एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद बी सेल क्या करेगा, एंटीबॉडीज़ बनाएगा, IgG बनाएगा, IgE बनाएगा, IgA बनाएगा, मतलब ये एंटीबॉडीज़ बनाएगा। और ये एंटीबॉडीज़ कहाँ है, इसमें एक फ़ायदा है, जो टी सेल एक्टिवेट करे ना तो ये एंटीबॉडीज़ बहुत अच्छी हैं
बहुत अच्छे से वर्क करती हैं, लॉन्ग लिव्ड हैं, मतलब काफ़ी अर्सा बॉडी में रहती हैं। दूसरा, ये बहुत स्पेसिफिक हैं, वेरी स्पेसिफिक हैं। क्यों स्पेसिफिक हैं, बुक से दिखाती हूँ, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, जो हम लोग यहाँ पर बना रहे थे क्या नाम है, स्टिकी नोट्स पे मैंने आपको सिग्नल 2 का बताया कि टी सेल इंडिपेंडेंट प्रो इन्फ्लेमेटरी है, उस पर आप खुद लिख लेना पैम्स, C3b और वैक्सीन एडजुवेंट्स। जो टी सेल डिपेंडेंट है ना, वो क्या करता है, टी फॉलिक्यूलर हेल्पर सेल आता है और इंटरल्यूकिन 21 देगा और CD40 लाइगेंड दिखाएगा अपने ऊपर। बस इतनी सी हेल्प करनी है हमारे पास टी फॉलिक्यूलर हेल्पर सेल ने, और बी सेल एक्टिवेट हो जाएगा और एंटीबॉडीज बनाएगा। सिंपल इज दैट। जितना सिंपल कर सकते हो उतना आसान होगा। ये हमारे पास यहाँ तक था। अब हम थोड़ा सा रीड आउट करते हैं टी सेल डिपेंडेंट एक्टिवेशन, और मैं नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कराऊंगी, वहाँ पर मैं क्लास स्विचिंग के बारे में बताऊंगी और आगे मजीद पढ़ेंगे, और ये ज़्यादा डिटेल है। टी सेल अच्छा, जो टी सेल हेल्प नहीं करते जहाँ पर, वो ये ऊपर वाली बात है, शॉर्ट लिव्ड होते हैं और लेस स्पेसिफिक होते हैं। अच्छा, अगर टी सेल हेल्प कर ले तो वो लॉन्ग लिव्ड होते हैं और स्पेसिफिक होते हैं। अब वो कहते हैं कि जो टी सेल एक्टिवेट करता है बाय अ पेप्टाइड, हमने पहले भी ये बात की, टी सेल के पास सिर्फ पेप्टाइड होता है। पेप्टाइड वाले सीन में ये आता है, रुक जाओ दिखा दूँ तुम लोगों को, यस दिस वन। और ये वाले रिसेप्टर की हमने पहले बात कर ली थी पिछले चैप्टर में भी, कि टी फॉलिकुलर हेल्पर सेल अपना CCR7 ख़त्म करके CXCR5 करता है और बी सेल फॉलिकल के पास जाता है, वहाँ बी सेल्स पड़े हुए होते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, नाइव बी सेल्स को एक्टिवेट करता है, सिग्नल 2 कर देता है। अच्छा, अब यहाँ पर एक स्टोरी स्टार्ट होती है कि बी सेल आर नाउ फंक्शनिंग एज एन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। हमने पहले भी ये बात की थी और मैंने आपको बताया था कि हम बी सेल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, इसके पास होता है BCR, वहाँ पर ये एंटीजन रिप्रेजेंट करके बैठा होता है। जो सिग्नल 1 है ना, वो एक्ट करता है एज ए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। बी सेल एक्ट एज ए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ये जब पैथोजन को फैगोसाइटोस कर लेता है तो एंटीजन यहाँ पर अटैच कर लेता है। अच्छा, मैंने ये बात बताना भूल गई थी कि जब बी सेल ना उस पैथोजन को पकड़ता है ना, तो पहले उसकी एंडोसाइटोसिस करता है, फिर ऊपर एंटीजन लगा देता है एज अ शो ऑफ, जिसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कहते हैं। और ये बुक की डायग्राम में भी लिखी हुई है ये बात, मैं आपको दिखाती हूँ, पहले वो दिखा देते हैं। दिस वन, कि अगर एंटीजन वीक सिग्नल 1 छोटा आया तो BCR मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस पहले पैथोजन को खा पी के उसकी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेगा, और जब ये रिप्रेजेंट करेगा टी फॉलिकुलर हेल्पर सेल आएंगे, इसको इंटरल्यूकिन 21 देंगे और CD40 लाइगेंड दिखाएंगे और ये एक्टिवेट हो जाएगा। और बी सेल कैसी एंटीबॉडीज़ बनाएगा, लॉन्ग लिव्ड, बहुत अरसा रहेंगी, और जो है ना बहुत स्पेसिफिक होती हैं। दूसरा आप लिख लो यहाँ, स्पेसिफिक होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर इन्होंने दोनों चीज़ें दिखाई हुई हैं। वो कहते हैं कि अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन हुई, मतलब सिग्नल 1 स्ट्रॉन्ग है, तो फ़ौरन वो खुद एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देगा। कौन, मैच्योर नाइव बी सेल, जो कि शॉर्ट लिव्ड है, बहुत कम अरसा रहेंगी। और ये सिग्नल 2, इसमें टी सेल की ज़रूरत नहीं होगी। और सिग्नल 2 ये कहाँ से ले रहा है, प्रो इन्फ्लेमेटरी सिग्नल में, या तो वो पैम को देख सकता है, दूसरा या तो वो हमारे कॉम्प्लीमेंट C3b को दे सकता है, या मतलब कोई भी सिग्नल 2 वो ले सकता है। लेकिन अगर उसके पास एक स्मॉल एंटीजन आया तो वो पहले एंडोसाइटोसिस करेगा उसकी, और फिर इसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्ट एज अ एपीसीज के तौर पे एक्ट करेगा। टी फॉलिकुलर हेल्पर सेल को पहले खुद बी सेल टी फॉलिकुलर हेल्पर सेल को दिखाएगा, देखो मैंने एंटीजन पकड़ा हुआ है, तुम भी वही लाए हो ना, उसको एक्टिवेट करेगा। टी फॉलिकुलर हेल्पर सेल उसको हेल्प करने के लिए इंटरल्यूकिन 21 और CD40 लाइगेंड दिखाएगा। फिर हमारे पास वो लॉन्ग लिव्ड एंटीबॉडीज बनाएगा बी सेल। सिंपल इज़ दैट। यहाँ से इन्होंने ये बताया कि डेंड्रिटिक सेल ने CD4 को जो है ना एक्टिवेट किया, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में सारा पढ़ लिया था। फिर वो टी फॉलिकुलर हेल्पर सेल बनते हैं और वो चले जाएंगे हमारे बी सेल में। अच्छा, अब ये जर्मिनल सेंटर क्या है, ये भी एक पॉइंट है, ये मैं आपको आगे बताती हूँ। लेकिन अभी बताने का मकसद ये था, सिर्फ 2 चीज़ें हो रही हैं, स्ट्रॉन्ग सिग्नल, वीक सिग्नल। स्ट्रॉन्ग सिग्नल है तो टी सेल की ज़रूरत नहीं है, वो जल्दी से एंटीबॉडीज़ बना लेगा। और अगर वीक सिग्नल है तो वो टी सेल का इंतज़ार करेगा, टी फॉलिकुलर हेल्पर सेल आके उसकी हेल्प करेगा। लेकिन जो बी सेल है वो एक्ट कर रहा है एज अ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, क्योंकि उसने यहाँ पर एंटीजन लगा के रख देगा शॉर्ट सिग्नल में। और टी सेल की हेल्प करने का फ़ायदा ये हो रहा है कि जो एंटीबॉडीज़ बन रही हैं वो लॉन्ग लिव्ड है, कई अरसा हमारी बॉडी में रहेंगी और बहुत स्पेसिफिक है। अच्छा,
अब हमारे पास हमने ये बात भी कर ली कि जो बी सेल है वो रिकॉग्नाइज करता है, लिपिड को भी रिकॉग्नाइज कर सकता है, पॉलीसेक्राइड को भी और न्यूक्लिक एसिड किसी चीज़ को भी। लेकिन जो डी सेल हमने टी सेल्स का पढ़ा था वो सिर्फ पेप्टाइड को जो है ना रिकॉग्नाइज करता था। सिंपल इज दैट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, क्लास स्विचिंग एफिनिटी मैच्योरेशन क्या होती है। अच्छा, यहाँ पर ये वही बात हो रही है कि जो हमारा टी सेल है, टी फॉलिकुलर हेल्पर सेल्स, वो क्या करता है, 2 सिग्नल्स बैक टू द बी सेल। बी सेल को 2 सिग्नल दे रहा है, एक तो CD40 लाइगेंड दिखा रहा है और CD40 जो होता है वो बी सेल के ऊपर होता है, दूसरा इंटरल्यूकिन 21 दे रहा है। अब इस दोनों हेल्प के ना 3 फायदे हैं बी सेल को, 3 फायदे हैं। वो 3 कौन से फायदे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मज़े की बात है। रुक जाओ समझा देती हूँ। हाँ, अब देखो हो क्या रहा है बेसिकली, ये हमारा बी सेल पड़ा हुआ है, बी सेल ने BCR पे एंटीजन लगाया हुआ है। BCR बेसिकली क्या है, IgM। टी फॉलिक्यूलर हेल्पर सेल आया जिसके ऊपर TCR होता है, वो भी यहाँ से एंटीजन लेकर आया। अब दोनों का आपस में इंटरेक्शन हुआ, बी सेल एक्ट कर रहा है एज ए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल और इसको एक्टिवेट कर रहा है। ये इसकी 2 हेल्प कर रहा है, एक तो इंटरल्यूकिन 21 दे रहा है, दूसरा इसको CD40 लाइगेंड दिखा रहा है और इसके पास CD40 रिसेप्टर है, आपस में मिलेंगे और बी सेल एक्टिवेट हो जाएगा। जब बी सेल एक्टिवेट होता है तो वो अपने नंबर को पहले बढ़ाता है, बी सेल प्रोलिफिकेशन करता है अपने नंबर को, रैपिड प्रोलिफिकेशन, बी सेल्स अपने नंबर को बढ़ाता है, ठीक है, प्रोलिफिकेशन करता है। तीसरा क्या करता है, बी सेल अपने न्यूक्लियस को सिग्नल देता है कि सिग्नल 2 आ गया है, क्लास स्विचिंग करो। क्लास स्विचिंग क्या है ऑलरेडी पता है हमें। क्लास स्विचिंग क्या थी कि पहले तो बी सेल के पास IgM होती है, फिर वो बनाता है IgG बनाएगा या IgE बनाएगा या IG जो है ना A बनाएगा, लेकिन IgD क्यों नहीं बनाएगा, इसका एक हिंट मैं अभी आप लोगों को देती हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा प्रीवियस लेक्चर के दूर है लेकिन ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या बात है वो मैं आपको बताती हूँ। वो ये डायग्राम है, ये ऑलरेडी हमें पता है क्लास स्विचिंग के बारे में कि भाई क्या है, किस तरीके से होती है, लेकिन उससे पहले मैं ना थोड़ी सी एक और बात बता दूं ताकि ना आपको पता चल जाए। अब 2 हेल्प कर रहा है, उसके 3 फायदे हैं। एक तो बी सेल अपनी प्रोलिफिकेशन कराएगा, नंबर में बढ़ाएगा और क्लास स्विचिंग करेगा। क्लास स्विचिंग की थोड़ी डिटेल है वो भी बताती हूँ यहाँ पर। और इस सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन करता है। व्हाट इज़ द सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन, मैंने आपको ये ऑलरेडी बताया हुआ है सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन के बारे में, जब मैंने आपको एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बताया था। ये रहा एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। मैंने कहा था वेरिएबल रीजन होता है, वेरिएबल रीजन में कुछ ऐसा पार्ट होता है जो बहुत ज़्यादा हर एंटीबॉडी का आपस में चेंज हो जाता है 3 अमाइनो एसिड से रिलेटेड। ये हाइपर वेरिएबल कहते हैं, जिसको हम CDR भी मैंने आपको नाम बताया था और ये बुक की लाइन मैंने आपको दिखाई थी। अगर वेरिएबल रीजन 10 अमाइनो एसिड से बना हुआ है ना, तो उसका 3 अमाइनो एसिड हर, फॉर एग्जांपल ये IgG है, इसके साथ भी IgG है, इसके साथ भी IgG है, तो उन सब का ना ये वाला जो पार्ट है ना वेरिएबल रीजन का एक बहुत स्पेसिफिक, जिसको हाइपर वेरिएबल कहते हैं, ये सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन कहते हैं, वो कौन करवा रहा है, वो टी सेल करवा रहा है। अब टी सेल, अगर टी सेल बी सेल को एक्टिवेट कर रहा है, उसके कितने फ़ायदे हो रहे हैं। एक तो ऐसी एंटीबॉडीज़ बन रही हैं जो कि बहुत स्पेसिफिक हैं, दूसरा लॉन्ग लिव्ड। स्पेसिफिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसमें सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से मैं अभी आगे कंटिन्यू करती हूँ। अभी मैंने पैराग्राफ यहाँ तक हम लोग बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुके हैं। अब यहाँ से क्या बात करनी है वो मैं आपको सोचती हूँ नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत लेक्चर लंबा हो रहा है, लेकिन आप सुनो एक ही दिन। तो हम नेक्स्ट लेक्चर पे आते हैं।